वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित, पक्ष में 128 और विपक्ष में पड़े 95 वोट। झारखंड में गरमाई राजनीति, सत्ताधारी दलों ने जताया विरोध, भाजपा ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग और आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, राजधानी रांची समेत करीब 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच झड़प में एक युवक की मौत, बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार, 3 सदस्यीय टीम करेगी घटना की जांच। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, समायोजी और समावेशी है। थाईलैंड में आज बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अन्य देशों के नेताओं से होगी मुलाकात। आज ही श्रीलंका के लिए भी रवाना होंगे पीएम। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कल राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिल गई। अब जब ये बिल राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पास हो गया है, तो अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून बनकर लागू हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिर गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव इसमें शामिल किए गए हैं। जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर झामुमो के रुख पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध पर उन्हें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री मरांडी ने कहा कि झामुमो तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे गिर चुका है कि मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए आदिवासियों की पहचान, विरासत और संस्कृति तक मिटाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री खुद आदिवासी जमीन लूटने की साजिश में शामिल हो, उसको वक्फ कानून में संशोधन से तकलीफ होना स्वाभाविक है।
इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक पहल है। देखिए, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है और जिस तरीके से वक्फ बिल को ड्रैकोनियन शक्तियां दे दी गई थी, तो अब बहुत हद तक उस पर अंकुश लग गया है। पहले होता था वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर उंगली रखता था उसकी हो जाती थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था, सिर्फ ट्रिब्यूनल था। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी परिधि में लाया गया है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसों को छीन लिया जाएगा, ये बेबुनियाद बातें हैं। और ये तो जिस दिन से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा उस दिन से लागू होगा, बैक डेट से लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा निर्णय लिया है मोदी सरकार ने। एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने का स्वागत किया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ठोस निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी काफी फायदा होगा। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सरकार के सामने विधेयक पर अपने विचार रखे, लेकिन उन्होंने पहले से इस पर नकारात्मक रुख अपनाया है और उसे आगे बढ़ा रही है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि राज्य की सहमति के बिना 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति जाने नहीं देंगे। देना चाहते कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने। 10 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे हैं। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। देश में सौहार्द बना रहे, देश सबों के साथ आगे बढ़े। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब 2 दर्जन ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर हो रही है। राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित कई अपार्टमेंट और लालपुर तथा पीपी कंपाउंड में यह छापेमारी अहले सुबह से जारी है। ईडी की टीम ने तमाम जगहों पर एक साथ अहले सुबह दबिश दी और इन जगहों पर आवाजाही पर भी कुछ देर के लिए रोक लगा दी। जिन लोगों के यहां छापेमारी चल रही है उनमें अधिकांश लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। बोकारो जिले में बीएसएल प्लांट के सामने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच हुई झड़प में एक विस्थापित युवक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं, जिनमें सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट और कई जवान शामिल हैं। इस मामले में बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उपायुक्त विजया यादव ने बताया है कि अगले 21 दिन के अंदर अप्रेंटिस किए हुए विस्थापितों को बीएसएल नियोजन देने को राजी हो गया है। साथ ही मृतक के एक आश्रित को नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देगा। बीएसएल प्रबंधक ने कहा कि एसडीओ की अध्यक्षता
में 3 सदस्यीय कमेटी घटना की जांच करेगी। इस बीच इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस घटना के विरोध में आज बोकारो बंद का आह्वान किया गया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। झारखंड बंद कर, जो झारखंड बंद कर, जेल के हम साथ में खड़ा हो। ताली नारा बंद कीजिए, बहुत हुआ ताली नारा। हम भी जब से देख रहे हैं जयराम महतो जिंदाबाद। हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपका खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए। देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। आप जो हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमारे लोग बैरिकेड के अंदर में हैं और ये लोग अति उग्र होकर के जब हमारे लोगों पर बिल्कुल लाठी जाके पास में आकर के मारने लगे, पीछे से लाठी फेंक रहे थे, पीछे से पत्थर, बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो तब जब हमारे लोगों को चोट लगी, 3-4 हमारे लोग जवान इंजर्ड हुए, हमारा एक डिप्टी कमांडेंट इंजर्ड हुआ। उसके बाद उनको पुश बैक किया गया, लाठी चार्ज नहीं किया गया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आंदोलनकारी कल प्रशासन के साथ वार्ता करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन को समझना चाहिए था कि किसी भी आंदोलन को दमन से समाप्त नहीं किया जा सकता है। श्री मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार को इस घटना की जांच कर बोकारो जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राज्य के श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय यादव ने दुमका में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे एसोसिएशन को जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सर, डिमांड जो है वो जायज़ है और होना भी चाहिए। उस समय कहाँ 200-250 थे, कितना कम व्यवस्था कम चलता था। अब पूरे संथाल को तो यहाँ पे आने वाले को लोग को भी केस मुकदमा उनको भी काफ़ी कठिनाई होता है। तो ये डिमांड जनमीन है और जो चीज़ें मांग पत्र में दिया गया है उस चीज़ों पर हम हल करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मजबूती से इस बातों को रखेंगे, क्योंकि उनका पूरा राज है, लेकिन संथाल को उनका सबसे ज़्यादा मजबूत स्तंभ है। इसके लिए हम लोग काम करेंगे, सारे लोग हम लोग के हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजस्थान के जयपुर स्थित मदार जंक्शन से रांची के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 6 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी। इधर चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान 2 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कल उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किशोर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच से दौड़ते हुए खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया। मालगाड़ी पर चढ़ने से वह हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे मालगाड़ी के ऊपर से उतारा और उसे रेलवे अस्पताल ले जाया गया। बाद में स्थिति गंभीर होने के कारण उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रेलवे के थाना प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।
मामला यह है कि एक छोटा लड़का जो है करीब 15-16 साल का, जैसा वो बताया, वो क्रॉस कर रहा था, लाइन क्रॉस, मालगाड़ी लगा हुआ था, गुड्स ट्रेन ना, तो उसको ऊपर से जो इंड्यूस करंट है ना, वो उसका शॉक लग गया। लेकिन वो पूछने से वो बताया कि उसका नाम सोनू पात्रो है, पिताजी का नाम महेंद्र पात्रो है, ये 2 नंबर रोड उलीडी थाना मानगो का है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त हो गया। छठ व्रतियों ने सवेरे नदियों और अन्य जलाशयों में भगवान भुवन भास्कर को भक्तिमय माहौल में अर्घ्य अर्पित किया। इससे पहले कल शाम छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज जो देवी दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, इसे लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि मां काल रात्रि की आराधना से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें काल रात्रि कहा गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में रामनवमी को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। रामनवमी को लेकर पूरा शहर महावीरी पताकों से भक्तिमय हो गया है। उधर जमशेदपुर के श्री श्री वीर बजरंग अखाड़ा सोनारी कुम्हारपाड़ा में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। मौके पर विधायक सरयू ने कहा कि प्रभु श्री राम के जन्मदिन पर उनके भक्त हनुमान की भी पूजा कर रहे हैं। जन्मदिन तो मनाया जाएगा भगवान राम का, मगर पूरे समय में पूजा हनुमान जी की होती है। महावीरी झंडा निकलता है और उनके प्रति हम श्रद्धा निवेदित करते हैं। तो भगवान के साथ साथ उनके परम भक्त का भी यह अभिनंदन का समय है। और हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं, संकट मोचन है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई ने वेव्स को भारत की समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में सराहना की है। उन्होंने कहा है कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन भारतीय संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। I really appreciate WAVES, initiated by our Prime Minister and our state ministers, because this is the only way we can go ahead, talking about our country, civilization and the sovereignty to the other countries. If we want to make a place and if we want to be the Vishwa Guru, तो खाली it will not happen only the economic growth. It has to be a wisdom growth. जामताड़ा जिले के युवाओं और छोटे व्यवसायियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कारगर साबित हो रहा है। इस योजना का लाभ लेकर जिले के युवा वर्ग व्यवसाय में अच्छी कमाई कर रहे हैं। चलिए, मुद्रा योजना लिए 15,000, हम उसको चुका भी दिए और बिजनेस भी मेरा बढ़िया चलता है। हमको प्रधानमंत्री से मुद्रा योजना लिए और मेरा ऑपरेशन हुआ हार्ट का, उसमें हमको 5 लाख रुपया मिला। हम उससे प्रधानमंत्री से बहुत खुश हैं। मेरा स्टेशनरी और किताब का दुकान है, उसमें पूंजी का अभाव हो गया था, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लाभ मिला उसी पैसे से हम पूंजी लगाए। पूंजी लगाने के बाद अभी बिक्री बढ़िया हो रहा है, उससे हमारा परिवार का भरण पोषण बढ़िया से हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है। हमारे जो भी लाभार्थी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता लेने आते हैं, जिस तरह का भी उनका रिक्वायरमेंट या उनका जरूरत होता है
उस आधार पर हम उन्हें लोन भी दे रहे हैं। अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का आज सवेरे निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उन्हें अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जाने माने फिल्म अभिनेता लेखक मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के कारण जाने जाते थे, जिनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत कुमार के नाम से भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मनोज कुमार जो कि जाने माने कलाकार, जाने माने देशभक्ति फिल्मों की वजह से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान, नए 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और अब बात मौसम की। राज्य भर के मौसम में आज भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में आज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। हालांकि 5 और 6 अप्रैल को आकाश साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक बार फिर बारिश की संभावना है। 8 अप्रैल को कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गिरिडीह के शहरी क्षेत्रों में जल संकट गहरा गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई मोहल्लों में पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी के कारण लोगों को उसरी नदी में कुआं खोदकर पानी लाना पड़ रहा है। गर्मी की शुरुआत के साथ गिरिडीह में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। शहरी क्षेत्र के करबला स्थित हरिजन मोहल्ला के लोगों को शुद्ध पेयजल मैसर नहीं है। स्थानीय महिला ने बताया कि नदी का दूषित पानी पीने से परिवार के कई सदस्यों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अच्छा, पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग नदी का पानी पीते हैं, एकदम नली वाला। लोग बीमार पड़ रहा है, खुजली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बोलने जाते हैं तो कुछ नहीं करता है। कनेक्शन है, तो कनेक्शन है तो हम लोग पैसा मांगने आएंगे तो पैसा कहाँ देंगे। गिरिडीह में उसरी नदी शहरी क्षेत्र के बीच से होकर गुजरती है। नदी किनारे हजारों मकान बने हैं। इनसे निकलने वाली नालियों का पानी सीधे उसरी नदी में जाता है। स्थानीय महिला ने बताया कि पेयजल की व्यवस्था तो दूर, साफ सफाई के लिए भी नदी के पानी का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। सब तो नली में जा रहा है, नली जा रहा है सब नदी में। पानी से कैसे आदमी को नहाएगा? नहाने धकी से नहाना पड़ता है, मजबूरी से नहाना पड़ता है तो बुखार हो जाता है, देह में खुजली हो जाता है। नदी में चूहा खोदते हैं, पानी निकलता है, वो भी गंदा पानी निकलता है, उसको कटोरी से निकाल के साफ करते हैं, वही पानी लाके हम लोग खराब कर रहे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिक ने बताया कि नगर निगम की ओर से पेयजल कब उपलब्ध कराया जाता है, इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी का निदान करें, बहुत दिक्कत है। छठ पर्व के दिन जैसा नदी से पानी चूहा खंड के अगर पानी आदमी ला रहा है तो हम क्या और कहना चाहेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं नगर विकास मंत्री जी से कि इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर आदेश वो दें और ताकि पानी हमको मिले और जितने भी जो छठ व्रत कर रहे हैं सबको मने कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करने। गर्मी की शुरुआत में ही गिरिडीह के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाना जिला प्रशासन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चला रही है। उनमें से एक झारखंड राज्य में संचालित फूलो झानो आशीर्वाद अभियान है। इस अभियान से जुड़ने के बाद रांची की सुनीता देवी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। राज्य के कई
पर कई महिलाएं हड़िया दारू बेचती दिख जाती हैं। सरकार का प्रयास ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ने की है। रांची की सुनीता देवी फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का लाभ लेकर फास्ट फूड के दुकान का संचालन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब वे सम्मान का जीवन व्यतीत कर रही हैं। फूलो झालो आशीर्वाद और 10,000 पैसा मिला था हमको, उसी से हम छोटा सा चाउमीन दुकान खोले हैं और उसी से रोजगार चला रहे हैं। सुनीता समाज की वैसी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं जो सड़क किनारे अभी भी हड़िया दारू बेच रही हैं। सुनीता कहती हैं कि सम्मान के साथ 2 पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ लेकर सभी महिलाएं बेहतर जीवन जी सकती हैं। अभी चाउमीन उमीन बेचते हैं, छोटा छोटा जो भी है, बिस्किट, चॉकलेट, पकौड़ी, निमकी, चॉकलेट, ये सब जो भी बनाते हैं। तो पहले से अभी मेरा घर का आर्थिक स्थिति सुधर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इससे और अच्छा से और अच्छा सुधारेंगे और छोटा सा दुकान है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत पूर्व में 10,000 रुपए ब्याज रहित ऋण देने का प्रावधान किया था, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। शुरुआती दौर में तो 10,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से अभी 50,000 रुपये एक लाभुक को देने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई दीदी को 10 मिला है तो 40 देकर के उसको दिया जा सकता है। प्रशिक्षण दिलवा करके इनको फास्ट फूड के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई के लिए ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। सरकार की ओर से संचालित इस अभियान का लाभ लेकर राज्य की कई ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं और परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित, पक्ष में 128 और विपक्ष में पड़े 95 वोट। झारखंड में गरमाई राजनीति, सत्ताधारी दलों ने जताया विरोध, भाजपा ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग और आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, राजधानी रांची समेत करीब 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच झड़प में एक युवक की मौत, बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार, 3 सदस्यीय टीम करेगी घटना की जांच। और मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी।